चलो स्टार्ट कर रहे हैं फिर। पिछले क्लास मेरे ख्याल में ये सारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग का डिस्कस हो गया था, ठीक है ना। आज इसके आगे बात कर रहे हैं कि एक्चुअली टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है, इक्वेशन में कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एंड सो, ठीक है। तो पहला 5-10 मिनट बस आप सुनते ही जाना कि क्या है क्या नहीं। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा कि फंक्शन का मतलब आपके लिए क्या है। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बिगिनिंग में भी बताया था, आज दोबारा एक बार मैं उसी चीज पे पहले डिस्कशन करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? तो मेरे ख्याल में मीनिंग ऑफ फंक्शन इज ऐसा इक्वेशन, जो परिधि कह रही है कि ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर में x का एक वैल्यू डालने से y का कितना आंसर मिले मेरे को, एक। उस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। थोड़ा बहुत एग्जांपल ले सकते हैं, एक सेकंड रुको। ओके, देखना यहां ध्यान से। दो एग्जांपल लेता हूं मैं, इनमें से आप जज करना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। एक सपोज करो कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, और एक सपोज करो कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है आपके हिसाब से, कौन सा फंक्शन नहीं है? फर्स्ट वाले में लेट्स से अगर आप x इक्वल्स टू 0 डालते हो तो करस्पॉन्डिंगली y इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो x की जगह पर एक नंबर डाला, y की जगह पर एक आंसर आया, तो इस चीज को हम लोग फंक्शन कहेंगे। लेकिन सेकंड वाले में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x की जगह पर 0 डालने से y की जगह पर क्या आएगा, सोचो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 1, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा बताओ, प्लस माइनस। तो ये ठीक है, इक्वेशन है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि रिलेशन है, लेकिन ये क्या नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं। आया बात समझ? लेकिन फर्स्ट वाला हम लोग के लिए फंक्शन भी होगा। अब फंक्शन अगर कोई आदमी है तो उसके अंदर में क्या होता था, देखो कि y इज इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो इसका एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि y के जगह पर एक और नोटेशन हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो क्या होता है बताओ, f ऑफ x। तो इसी चीज को लिखने का तरीका आपका क्या हो सकता था, देखो कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब f ऑफ x का कुछ खास मतलब नहीं है, y और f ऑफ x दोनों एक ही चीज है, लेकिन सिंस यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम f ऑफ x का सिंबल यूज करते हैं, और कोई खास बात नहीं। एंड हमारे लिए ऑल अलोंग द चैप्टर y और fx दोनों का मतलब सेम रहेगा। कहीं पर हमारा मन करेगा तो y हटा के fx कर देंगे, और कहीं पर हमारा मन करेगा तो fx हटा के क्या कर देंगे, y कर देंगे। तो एक बार मेरे को आप फिर से बताओ कि फंक्शन का मीनिंग क्या है आप लोगों के लिए। ऐसा इक्वेशन, रिपीट करो, ऐसा इक्वेशन जिसमें x का एक वैल्यू डालने से y का कितना वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा, उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में? और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी हम y का नोटेशन यूज करेंगे, और कभी कभी किसका नोटेशन यूज करेंगे बताओ, fx का। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल में? नेक्स्ट एक चीज क्या है कि क्लास 10 में हमको एक डब्बा मेथड सिखाया जाता है कि जिसके थ्रू हम कोई भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 का अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये चीज हमने एलपीपी में भी डिस्कस किया कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, कि y इज इक्वल्स टू आप 5 माइनस एक्स कर लो, एक बॉक्स प्रिपेयर करो जिसमें y रखो, x रखो, कुछ वैल्यूज अपने मर्जी से आप x का ले लो, फिर आपको y का कुछ वैल्यूज मिल जाएगा, सारे को एज अ पेयर ऑफ पॉइंट मान के ग्राफ पे आप इनको प्लॉट करो, और प्लॉट करके फ्री हैंड से उन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दो। तो जोड़ने से यू विल फाइंड कि एक ग्राफ निकल के आ गया, और जो वो ग्राफ निकल के आएगा वो क्या चीज का ग्राफ होगा, आपके x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का ग्राफ होगा। ये लॉजिक समझ में आता है? मैं पूरा रिपीट करके नहीं दिखाऊंगा, बेसिकली मैं वहां से एक ही चीज कनेक्ट करना चाहता हूं कि फंक्शन का ऑब्वियसली एक इंटरप्रिटेशन या एक डेफिनेशन ये है कि एनी इक्वेशन इन विच ऑन पुटिंग वन वैल्यू ऑफ x वी गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इट इज नोन एज फंक्शन। ऐसा इक्वेशन जिसमें x का एक नंबर डालने पे y का आपको कितना नंबर मिले, एक नंबर मिले, उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। नेक्स्ट बात मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि दुनिया का जितना भी फंक्शन होगा ना, उन सारे फंक्शन का इसी डब्बा मेथड के हेल्प से आप ग्राफ बना पाओ। फिर रिपीट करता हूं मैं, दुनिया में जितना भी फंक्शन होगा, जितना भी, चाहे जैसा भी डेफिनेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उस डेफिनेशन के ऊपर में आप डब्बा मेथड अप्लाई करके, ठीक है ना, उसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज पे 11 में हमने काफी बहस कर रखा है मेरे ख्याल में, ठीक है, और नहीं भी बहस किया तो भी कोई बात नहीं, आप यहां से समझने का ट्राई करो कि फंक्शन मतलब क्या बोला मैंने आपको, ऐसा इक्वेशन जिसमें x का एक नंबर डालने से y का कितना आंसर आए, एक आंसर आए, उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। और हर फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है कि उस फंक्शन के ऊपर में व्हेन यू अप्लाई डब्बा मेथड, मान लो ऐसे थोड़ा सा दिखाता हूं एग्जैक्टली, तो भी नहीं बात करेंगे इस पे, बट थोड़ा सा आप रफ में देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये मेरा फंक्शन हो गया, मुझे पता चल गया, अब मैं एक डब्बा बना लूंगा ऐसा, ठीक है ना, इसके अंदर मैं खूब सारा कॉलम बना लूंगा क्योंकि इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है मेरे लिए, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स लिखूंगा, वाई लिखूंगा, एक्स का बहुत सारा वैल्यू ले लूंगा खुद से, मानो कि जैसे
0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, -1, -2, -3, 3, ठीक है। इन सारे पे y का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे इस पे y का आंसर कितना आएगा बताओ, 1। इस पे y का आंसर कितना आएगा, 2। इस पे कितना आंसर आएगा, बोलो जोर से बोलो, 5। इस पे कितना आएगा, 2। इस पे 5, इस पे 10 और इस पे भी 10। आया बात समझ। अब इन सारे में से आप इन सबको पॉइंट में सोच लो, आप मन में ऐसा सोचो कि ये 0,1 एक पॉइंट है, 1,2 एक और पॉइंट, फिर क्या होगा, 2,5 एक और पॉइंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, -1,2, फिर क्या होगा, -2,5, फिर क्या होगा, -3,10, फिर क्या होगा, 3,10। आया बात समझ। अब इन सारे पॉइंट्स को आप अगर मान लो कि एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो यूं, मान लो कि ऐसा आपका y एक्सिस है और ऐसा आपका लेट्स से x एक्सिस, सोचना थोड़ा ध्यान से, हाँ, ऐसा आपका x एक्सिस। अब इन सारे पॉइंट्स को आप अगर रैंडमली प्लॉट करते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 0,1 ये कहां लोकेटेड होगा, 0,1 मेरे ख्याल में यहीं कहीं पे लोकेटेड होगा, ऐसे रफ में बना रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बताओ, 1,2 ये कहां लोकेटेड होगा, 1 थोड़ा इससे ऊपर 2, फिर 2,5 तो 2 थोड़ा और ऊपर यहां कहीं पे, फिर क्या बताओ, -1,2 मतलब पीछे और 2 एकदम बराबर पे यहां पे, फिर क्या होगा बताओ, -2,5 तो थोड़ा और पीछे और लगभग ऑलमोस्ट बराबर पे, फिर वी हैव 3,10 एंड -3,10 तो 3 और ऊपर यहाँ पे और पीछे और ऊपर यहाँ, और लास्ट में जब आप इन सारे पॉइंट को जोड़ दोगे ना यूं ऐसे फ्री हैंड से, ठीक है, सोचो कि वो पॉइंट वहां नहीं था, यहीं पे था, ऐसे रैंडमली बना रहे, ठीक है ना। तो जब ऐसे जोड़ दोगे आप तो ये जो आपको स्ट्रक्चर एक दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या चीज का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या, x² + 1 का ग्राफ है। इन दुनिया का जितना भी फंक्शन होगा ना, हर फंक्शन का इस टाइप का एक ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा हमेशा, ठीक है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर अस कि हम ग्राफ को प्लॉट करके देखें, लेकिन ग्राफ का आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए कि यह फंक्शन कैन बी थॉट इन 2 वेज, ठीक है ना। एक इक्वेशन वाला प्रोस्पेक्ट है, दूसरा प्रोस्पेक्ट कौन सा है, ग्राफ वाला प्रोस्पेक्ट। रिपीट करो, इक्वेशन का कितना प्रोस्पेक्ट है, 2, क्या क्या, एक ग्राफ वाला और दूसरा कौन सा, इक्वेशन वाला। फिर से रिपीट करो, फंक्शन का कितना प्रोस्पेक्ट है, 2, क्या क्या, ग्राफ वाला और इक्वेशन वाला। क्लियर मेरे ख्याल में। तो आज के बाद में देखो हम इस चीज को ऐसे याद रखेंगे कि फंक्शन हमको 2 तरीके से दिखाई दे सकता है, y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट 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 सम इक्वेशन विल बी मेंशन्ड, एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये वाले एक्सरसाइज को हमेशा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए यार कि जो भी इक्वेशन यहाँ आएगा ना, उस इक्वेशन को अगर मैं डब्बा मेथड की हेल्प से प्लॉट करूं तो उसको प्लॉट करने के बाद में ग्राफ पेपर पे आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एग्जैक्टली शेप क्या होगा वो तो क्या है कि एक्चुअल प्लॉटिंग के बाद ही आपको पता चलेगा, बट रफली यू कैन अज्यूम कि ठीक है व्हाटएवर इक्वेशन इज देयर डजंट मैटर, बट इससे एसोसिएटेड उससे रिलेटेड एक ग्राफ तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए इसको हम कभी कभी तो फंक्शन बोलेंगे और कभी कभी क्या बोलेंगे बताओ, कर्व। कर्व कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि सिंस इसको प्लॉट करने के अंदर ग्राफ बनने वाला है तो उस ग्राफ को जो है वो हम कर्व वर्ड से एड्रेस करेंगे, और इक्वेशन को हम किससे एड्रेस करेंगे बताओ, फंक्शंस। आया बात समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में। मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, फंक्शन का कितना एस्पेक्ट है बताओ, बी कॉन्फिडेंट एंड लाउड, कितना, 2, क्या क्या, इक्वेशन वाला और ग्राफ वाला, इक्वेशन वाला और ग्राफ वाला। और दुनिया के हर फंक्शन का ये दोनों एस्पेक्ट एग्जिस्ट करेगा। देयर इज नो फंक्शन इन द वर्ल्ड जिसमें से मान लो कि इक्वेशन वाला एस्पेक्ट नहीं बस ग्राफ वाला एस्पेक्ट है, या देयर इज नो इक्वेशन मतलब फंक्शन इन द वर्ल्ड जिसका सिर्फ इक्वेशन वाला एस्पेक्ट है बट ग्राफ वाला एस्पेक्ट नहीं। हर फंक्शन का 2 एस्पेक्ट हमेशा होगा, क्लियर। तो इक्वेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में वी विल ऑलवेज अज्यूम द फंक्शन टू बी y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू सम इक्वेशन, एंड ग्राफ वाले एस्पेक्ट में हमेशा कुछ इस टाइप का हम मान के चलेंगे, और ग्राफ वाले एस्पेक्ट के वजह से फंक्शन को हम कभी कभार क्या बोलेंगे बताओ, कर्व। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आता है कि टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो क्लास 10 में ही हमने पढ़ा है इस चीज को, ठीक है ना, कि एक सर्कल के रेस्पेक्ट में टेंजेंट किसको बोलते हैं बताओ, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ क्या कर रहा हो, एक पॉइंट पे टच, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को क्या कर रहा हो बताओ, एक पॉइंट पे टच। तो नेक्स्ट स्लाइड है डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट से एसोसिएटेड, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। मान लो कि आपके पास में एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे सोचना। मान लो कि आपके पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, कुछ तो इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन का कोई बच्चा अगर डब्बा मेथड अप्लाई करे इसके ऊपर में तो उस बच्चे को क्या दिखाई देगा, एक ग्राफ दिखाई देगा। आया बात समझ। अब अगर आपके पास में एक ऐसा लाइन है जो आपके फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ध्यान से सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास में कोई एक फंक्शन है, आप श्योर हैं कि डब्बा मेथड लगाने पे कुछ तो ग्राफ आएगा उसका, उसके ग्राफ को
एक पॉइंट पे टच करने वाला अगर कोई लाइन है तो उस लाइन को आप क्या बोलेंगे उस फंक्शन के लिए? टेंजेंट। उस लाइन को उस फंक्शन के लिए आप क्या बोलेंगे बताइए? टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट उस ग्राफ को टच कर रहा है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं बताइए? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करता हूं। देखो, कोई भी फंक्शन जो आपके पास में किस फॉर्मेट में है बताओ? इक्वेशन के फॉर्मेट में। उस फंक्शन पे जब आप डब्बा मेथड अप्लाई करोगे तो वो फंक्शन क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राफ में, ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा जोर से बोलना, किस में कन्वर्ट होगा बताओ? ग्राफ या फिर कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। उस ग्राफ या कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाला अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, उस ग्राफ या उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाला आप अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो उस लाइन को क्या बोला जाएगा बताओ? टेंजेंट। किसको? उस कर्व को या उस फंक्शन को। पढ़ना इस लाइन को, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स या टेंजेंट टू द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है बताओ? p x1 y1 पे। तो आपको वो चीज भी मेंशन करना पड़ेगा, कहां पे? एट p x1 y1। और यहां पर जहां पर टचिंग हो रहा है उस पॉइंट का आप क्या बोलोगे बताओ? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलोगे बताओ? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है कि फिर से रिपीट करूं? थोड़ा सा आप लोग मेरे को बताओ बिना देखे देखे, ठीक है? सबसे पहले आपके हाथ में क्या होगा बताओ? फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्मेट में। उसको जब आप डब्बा मेथड से ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक ग्राफ। उस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करने वाला जो भी कोई लाइन होगा उस लाइन को आप क्या बोलोगे? टेंजेंट। उस पॉइंट पे टच करने वाला जो भी कोई लाइन होगा उस लाइन को क्या बोलोगे? टेंजेंट। और जो पॉइंट पे टच कर रहा है उसको क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट का नाम लेते समय दो चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि टेंजेंट टू विच फंक्शन एंड टेंजेंट एट विच पॉइंट। क्योंकि एक ही ग्राफ पे आप देखो कि इस पॉइंट पर एक लाइन टच कर रहा है, हो सकता है कि देयर माइट एग्जिस्ट अनदर लाइन, ठीक है ना, जो इसको किसी और पॉइंट पे टच कर रहा हो। मानो कि ये व्हाइट वाला ये तो अलग पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट और ऑरेंज टेंजेंट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि वो डिफरेंट है? बाय मेंशनिंग टू थिंग्स, कि कौन से फंक्शन को टेंजेंट है और उस फंक्शन के कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है। तो यू विल फाइंड कि हो सकता है कि दो टेंजेंट के लिए फंक्शन सेम हो लेकिन पॉइंट तो पक्का अलग अलग होगा। अगर पॉइंट भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, तब टेंजेंट अलग अलग जनरली नहीं होता। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आगे यहां से। तो आई थिंक टेंजेंट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू कि नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है। अब देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स यहां पर क्या है? रिपीट करना, y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है यहाँ पे? फंक्शन। फंक्शन का डब्बा मेथड से प्लॉट करने से क्या मिलेगा हमको? ग्राफ। उस ग्राफ पे या उस कर्व पे एक पॉइंट पे टच करने वाला कोई भी लाइन अगर हुआ, एक पॉइंट पे टच करने वाला कोई भी अगर लाइन हुआ तो उस लाइन को आप क्या बोलोगे? टेंजेंट। टेंजेंट का डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे? दिस ऑरेंज लाइन इज टेंजेंट टू y इक्वल्स टू एफ एक्स एट p x1 y1। ये दोनों बात बोलना जरूरी है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे ऑरेंज वाला लाइन क्या हो गया? टेंजेंट। उसी पॉइंट पे ऑरेंज वाले लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे, रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, ध्यान से सुनना, उसी पॉइंट पे ऑरेंज वाले लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे अगर आप कोई एक लाइन नया बनाते हो, ठीक है ना, तो उस नए लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है ना। और वापस से नॉर्मल के डिस्क्रिप्शन के टाइम पर भी हमको ये दोनों बात बोलना बहुत जरूरी है कि दिस ब्लू लाइन इज नॉर्मल टू y इक्वल्स टू एफ एक्स एट p x1 y1। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? टेंजेंट मेरे को डिस्क्राइब करो, टेंजेंट किसको बोलोगे आप? एक ऐसा लाइन जो एक पॉइंट पे क्या करे? टच। नॉर्मल का मीनिंग क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही एक लाइन बनाना है जो उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट से कितने एंगल पे हो? 90 डिग्री पे। याद रखना कि ये 90 डिग्री कर्व से नहीं होता है, किससे होता है बताओ? टेंजेंट से। कैसे होता है बताओ? टेंजेंट से। आया समझ कि नहीं आया समझ? तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्लियर है, नॉर्मल का डेफिनेशन क्लियर है और फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या होता है। पिछले क्लास हमने बहुत सारा स्ट्रेट लाइन के विषय में बहुत सारा पॉइंट लिखा था, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल। और किसी दो का स्लोप अगर इक्वल है तो दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल। और उसी के बाद हमने एक पॉइंट लिखा था कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। और अगर किसी भी दो आदमी के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो वो दोनों आदमी एक दूसरे से क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब हम उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर यूज करेंगे। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि टेंजेंट एक लाइन है जो कर्व पे एक पॉइंट पे टच करेगा और नॉर्मल एक लाइन है जो उसी पॉइंट से पास करेगा लेकिन टेंजेंट से कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। तो आप यहां देखो कि अगर मैं टेंजेंट के स्लोप को mt बोलूं एक बार के लिए, m सबस्क्रिप्ट t, और नॉर्मल के स्लोप को एक बार के लिए m सबस्क्रिप्ट n बोलूं, तो सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल दे आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर, इसलिए इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। दिस इज अनदर फैक्ट जो आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल ड्रॉन एट द सेम पॉइंट, उनका प्रोडक्ट कितना होगा? हमेशा -1। रिपीट करूं कि हो जाएगा? समझ आया ये वाला चीज? ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना इस फोटो का, ठीक है ना।
ये जो येलो वाला बनाया हुआ है, अब बताओ कि हमारे हिसाब से ये कौन है, ग्राफ या फंक्शन, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन बोलो, ठीक है ना। ये ऑरेंज वाला लाइन क्या है, टेंजेंट, ये ब्लू वाला लाइन क्या है, नॉर्मल। और ये तीनों आदमी कौन सा कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Px1, y1। तो यहां से आपको एक बात ये भी याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से तीनों लोग पास करता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना वो तीनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सिंस फंक्शन खुद, टेंजेंट और नॉर्मल, ये तीनों आदमी कहां से पास करेगा बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम। ये चीज यहां लिखा हुआ है कि क्लियरली POC दैट इज Px1, y1 will satisfy the equation of function that is y equals to fx, equation of tangent and equation of normal as well। ये एक बात है जो क्वेश्चन सॉल्विंग में हमको बाद में हेल्प करेगा, आपको पता होना चाहिए। रिपीट करूं कि समझ में आ गया, आ गया, ओके। नेक्स्ट आता है आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। तो इसको मैं डिटेल में आपको दिखा देता हूं और लास्ट में फिर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं लिखवा भी दूं। चलो आगे यहां से, ओके। आप एक बार 1 सेकेंड रुकिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से ना इसको देखो और ध्यान से सुनना धीरे धीरे मैं क्या बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हम निकालना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप पहले इस फोटो को देखिए, इसमें मेरे को फिर बताइए कि ये येलो वाला पोर्शन क्या है आपके लिए, बी लाउड, कर्व या फिर फंक्शन या ग्राफ जो भी बोलो आप। ये ऑरेंज वाला लाइन क्या है आपके लिए, टेंजेंट, और इसी का हम निकालना चाहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला था, आप कॉपी में देखो होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला पढ़ के बताओ क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x। यहाँ स्लाइड में भी दिखा देता हूं आपको, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये देखो, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, जहां पर x1, y1 इज अ पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रहा है, ठीक है ना, एंड m इज इट्स स्लोप। क्लियर मेरे ख्याल में। अब मेरा टारगेट है कि मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। क्या चाहिए बताओ, बोलो जोर से बोलो, क्या चाहिए मुझे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट को आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऑरेंज वाला लाइन ही तो आपका टेंजेंट है। टेंजेंट अपने आप क्या आपको क्लियर फील है कि वो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, पहला बात तो ये। तो उसका इक्वेशन ढूंढने के लिए हम स्ट्रेट लाइन का जितना भी प्रपंच है वो सब यूज कर सकते हैं, वो आइडियाज यूज कर सकते हैं कि सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता था वैसे हम इसका इक्वेशन ढूंढ लेंगे। अब ऑरेंज वाले लाइन का एक बात तो मेरे को पक्का पता है कि वो कहां से पास कर रहा है बताओ, Px1, y1 से। तो एक पॉइंट तो मेरे को पहले से पता चल गया। और पॉइंट स्लोप फॉर्म के हेल्प से अगर मैं मान लो कि इसका इक्वेशन लिखना चाहूं तो सिर्फ क्या चीज मिसिंग है, स्लोप मिसिंग है। अगर समहाउ मुझे इस ऑरेंज वाले लाइन का स्लोप का भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं फटाक से इसका इक्वेशन लिख दूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 करके। यहां तक बात समझ में आया। अब यहां पर आता है थोड़ा सा थ्योरी, इस थ्योरी को भी थोड़ा ध्यान से आप समझना। y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू समथिंग समथिंग समथिंग, ये आपको हमेशा सवाल में दिया हुआ रहेगा और इसको आप क्या मानेंगे बताइए, इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। अंडरस्टूड है ये वाला चीज। इसका आपको करना होगा डीबीएस। क्या करेंगे बताइए, डीबीएस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डीबीएस करने से आपको क्या मिलेगा बताइए, dy dx इक्वल टू f डैश x और इक्वल्स टू वापस से इक्वेशन का डिफरेंशिएशन से फिर से इक्वेशन, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये जो इक्वेशन आएगा डीबीएस करने के बाद में, इसको हमेशा आपको इमेजिन करना है कि दिस इज बेकार इक्वेशन। क्या है ये बताओ, बेकार इक्वेशन, बिकॉज इट इज द इक्वेशन एंड मेरे लिए कोई काम नहीं है उसका। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर में इफ यू पुट x1, y1, ये चीज बहुत क्रूशियल है, ध्यान से सोचना। इस बेकार इक्वेशन में इफ यू पुट x1, y1 तो इमीडिएटली ये वाला जो पोर्शन है, सिंस अब आप x और y को नंबर से रिप्लेस कर दोगे, विल इट स्टिल रिमेन इक्वेशन के अब दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यू, वैल्यू में चेंज हो जाएगा। दिस वैल्यू इज वेरी सिग्निफिकेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है उस चीज को समझो। इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल्स टू fx एट Px1, y1। दैट इज जो पॉइंट आपने डाला है उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला वैल्यू। मैं फिर रिपीट करता हूं अपने आप को, ये बहुत क्रूशियल है, ध्यान से सुनना। पहले आपके पास में क्या रहेगा बताओ, इक्वेशन या फिर फंक्शन, थोड़ा लाउडली। पहले आपके पास में क्या रहेगा, इक्वेशन या फिर फंक्शन। पहले आप उसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या मिलेगा, dy dx या फिर f डैश x, और वो भी अपने आप में काइंड ऑफ एक इक्वेशन ही रहेगा। Now this equation is not of any use, ये हमारे कोई काम का नहीं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बताओ, बेकार इक्वेशन। बेकार इक्वेशन में आपको क्या बिठाना है, बेकार इक्वेशन में आपको बिठाना है POC। क्या बिठाना है बताओ, POC। बेकार इक्वेशन में क्या बिठाना है बताओ, POC। जैसे ही बेकार इक्वेशन में आप POC बिठाओगे तो इमीडिएटली जो आपका dy dx एक इक्वेशन था ना, इक्वेशन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, वैल्यू। इक्वेशन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू।
और ये जो वैल्यू है ये बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। ये क्या है? तो ये जो पॉइंट आपने डाला उसी पॉइंट पे ग्राफ के ऊपर बनने वाला टेंजेंट का स्लोप है। जो पॉइंट आपने डाला उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप देगा आपको ये वाला वैल्यू। आया समझ? मैं थोड़ा सा और अच्छे से ताकि आपको समझ में आए आपको लाना चाहूंगा इस दूसरे पेज पे। देखो यहां पर मान लो कि था कोई एक फंक्शन मेरे पास dy dx करके, मेरे पास में बेकार इक्वेशन अवेलेबल था। एक बार उस बेकार इक्वेशन में मैं डालता हूं x1, y1। एक बार क्या डाल रहा हूं बताओ? x1, y1। और नेक्स्ट टाइम क्या डाल रहा हूं बताओ? x2, y2। x1, y1 डाल के जो मेरे को मिलेगा ना, दैट विल रिप्रेजेंट x1, y1 पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप, यानी कि ऑरेंज वाले लाइन के टेंजेंट का स्लोप। ठीक है? और x2, y2 डालने से x2, y2 पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, जो कि अलग है पिछले वाले टेंजेंट से, उसका स्लोप देगा ये वाला चीज। आया बात समझ? इसी तरीके से मान लो कि चेंज करके कोई मैं यहां का पॉइंट अगर डाल दूं इसमें x3, y3 ऐसे रैंडम, ठीक है, तो x3, y3 डाल के जो आंसर आएगा ना, वो x3, y3 में जो टेंजेंट बन रहा होगा ये उसका स्लोप बताएगा आपको। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से धीरे धीरे देखो, कुछ भी कंफ्यूजन रहे पूछना। हाँ, सबसे पहले क्या होगा आपके पास में? थोड़ा लाउडली बताओ आप लोग मेरे को, इसमें डूब जाओ एकदम से। सबसे पहले क्या होगा बताओ? फंक्शन। फिर आप क्या करोगे? उसका डिफरेंशिएशन। उससे क्या मिलेगा? बेकार इक्वेशन। बेकार इक्वेशन में जब आप पॉइंट डालोगे, जो पॉइंट ऑब्वियसली आपको कर्व के ऊपर से ही चूज करना होगा, जब बेकार इक्वेशन में आप कोई पॉइंट डालोगे तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा होगा, जो पॉइंट आपने डाला उस पॉइंट पे कोई ना कोई टेंजेंट बन रहा होगा, उस बनने वाले टेंजेंट का स्लोप बताएगा आपको ये वाला वैल्यू। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, उससे आपको मिलेगा बेकार इक्वेशन। बेकार इक्वेशन में जब आप पॉइंट डालोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू, एंड दिस वैल्यू विल टेल यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ओनली। ठीक है? इस पेज को फिर से थोड़ा समझो। जब x1, y1 डाला तो x1, y1 पे जो टेंजेंट बन रहा होगा ना, उसका स्लोप बताएगा आपको। तो यहां देखो कि x1, y1 पे बनने वाले टेंजेंट को आई हैव सेड t1। ठीक? तो x1, y1 डालने से जो आंसर आएगा दैट विल टेल मी स्लोप ऑफ टेंजेंट t1। लेकिन इफ आई चेंज द पॉइंट टू x2, y2 तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल आल्सो चेंज, एंड जो नया वैल्यू आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द टेंजेंट मेड एट द पॉइंट x2, y2। अगर x2, y2 की जगह मानो कि आप फिर से पॉइंट चेंज कर दो, आप डालो, सपोज करो कि इसके अंदर में x3, y3, बोलोगे x3, y3 कहां है? मान लो यहां है। तो x3, y3 डाल के जो वैल्यू आएगा ना, दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट जो वहां बन रहा होगा। मान लो कि आप उसमें डाल देते हो कोई और एक पॉइंट, मान लो कि ये वाला पॉइंट डाल देते हो, ये बीच वाला, यहां वाला, ठीक है, x4, y4, तो डाल के फिर से अलग वैल्यू मिलेगा, और वो जो वैल्यू होगा दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिस, जो उस पॉइंट पे बनेगा। मतलब जो पॉइंट आप डालोगे उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा और उस बनने वाले टेंजेंट का स्लोप आपको बताएगा ये वैल्यू। ठीक है? पॉइंट चेंज करते रहोगे, वैल्यू चेंज होता रहेगा, और वो नए नए टेंजेंट का आपको स्लोप देता रहेगा। रिपीट करूं कि हो जाएगा? आया समझ ये चीज? ओके, तो ये सारा चीज समझ लेने के बाद में नाउ वी हैव ऑल द रॉ मटेरियल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा वो देखो, ध्यान से सोचना। पहले आप इस फोटो को देखो और थोड़ा सोचना ध्यान से। ये येलो वाला चीज क्या है? थोड़ा जोर से। कर्व। ये ऑरेंज वाला चीज क्या है? इसी का इक्वेशन ढूंढ रहे हो। ओके, इक्वेशन ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, जिसका स्लोप मतलब जिसका इक्वेशन ढूंढ रहे हो उसका स्लोप इनटू x माइनस x1। यही फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था आपका? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यहां पर किसका इक्वेशन ढूंढ रहे हो? टेंजेंट का। तो फॉर्मूला आपका कैसा दिखना चाहिए? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू व्हाट? x माइनस x1। क्या आपको अभी भी मैंने समझाया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे ढूंढ सकते हैं? x1, y1 पे अगर आप टेंजेंट बना रहे हो तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? dy dx एट x1, y1। उसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? dy dx एट x1, y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वाले पार्ट को आप dy dx एट x1, y1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है? और आपको जो इसको सॉल्व करके मिलेगा वही आपका आंसर है। अब आप देखो कि ये जो ऑरेंज बॉक्स में मैंने जो भी लिखा है ना, ये सारा चीज आप खुद मैन्युअली अपने हाथ से ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर में जनरली आपको फंक्शन का इक्वेशन गिवन रहेगा, और उस फंक्शन को कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है ये भी आपको गिवन रहेगा। तो जो पॉइंट गिवन रहेगा वो सबसे पहले आप क्या मान के चलोगे उसको? x1, y1। और स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे कि गिवन फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन कर लोगे और उसमें ये वाला ही पॉइंट बिठा दोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है? और ये फॉर्मूला आएगा कि आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है? बाकी टू बी ऑनेस्ट में बताऊं तो ये जितना भी पुराना मैंने बकबक किया ना, ये सारा बकबक एकदम बेकार है। आप बस इस इक्वेशन पे फोकस करो और सारा क्वेश्चन आपकी इसी इक्वेशन से फटाफट बनता रहेगा। यहां तक क्लियर है सब कुछ?
नेक्स्ट हमको थोड़ा बात करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे। नॉर्मल भी देखने में अपने आप में कैसा है, लाइन जैसा है कि सर्कल जैसा है, स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, तो लाइन का सारा आइडियाज इस पे भी वर्क करेगा। और ये भी अगर लाइन है तो इसका इक्वेशन भी आई थिंक मैं इस वाले मेथड से ढूंढ सकता हूं, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और x1 कमा y1 से ये भी पास हो रहा है, तो POC को ही मैं अपना पॉइंट मान सकता हूं। अब बस मुझे जरूरत है तो क्या चीज का जरूरत है मुझे, स्लोप का। समहाउ मुझे अगर इसका स्लोप मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप निकालना तो मैंने सीख लिया, कैसे निकलेगा टेंजेंट का स्लोप बताऊं। यहां देखो इक्वेशन, उसका डिफरेंशिएशन, उससे क्या मिलेगा, बेकार इक्वेशन, उसमें क्या डालोगे, पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां पे टेंजेंट बनाने का मन है आपको, और वो पॉइंट डाल के आपको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप तो हमेशा ऐसे ही आएगा। आगे एक लॉजिक क्या है देखो, कि सिंस टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से कितना एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे, तो टेंजेंट और नॉर्मल का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। यहां से नॉर्मल के स्लोप का वैल्यू कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए तो फिर से वही आइडिया, dy/dx एट x1 कमा y1। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली क्या हो गया हमारे लिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और अब नॉर्मल की इक्वेशन के क्या कर सकते हो, देखो आप, y माइनस वाई इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू व्हाट, x माइनस x1, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल वाले पार्ट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, -1 बाई dy/dx एट x1 कमा y। क्लियर मेरे ख्याल में। एक और चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, इन दोनों में ही आप याद रखना कि स्टार्टिंग में तो फॉर्मूला आपको यही वाला लगाना है, लेकिन इसमें आंसर आप छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, आपको इस आंसर को कन्वर्ट किसमें करना होगा बताओ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इवन नॉर्मल वाले आंसर को भी स्टार्ट तो आपको इसी से करना है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कन्वर्ट किसमें कर दोगे बताओ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर मेरे ख्याल में। लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 2 मिनट मेरी तरफ फिर से देखो एक बार, जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है इन सबको लिखा नहीं रहा हूं, पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। हम बस मेन जो इक्वेशन हमारा आया है उसको लिखेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू dy/dx एट x1 कमा y1। ये है फॉर्मेट लिखने का, dy/dx एट x1 कमा y1। y माइनस वाई इज इक्वल्स टू dy/dx एट x1 कमा y1 होल्डिंग इनटू x माइनस x1, होल्डिंग इनटू x माइनस x1। और एरो देखिए ये भी लिख लो, इसको कन्वर्ट करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, डन। साइड में कहीं पर एक ये फोटो बना लो आप, ताकि पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम y इक्वल्स टू fx फंक्शन को px1 कमा y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने का ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो आप लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें लिखूं y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू -1 बाय dy/dx -1 बाई dy/dx एट x1 कमा y1 इंटू x माइनस x1, -1 बाई dy/dx एट x1 कमा y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, ग्राफ फिर से रिपीट नहीं करने से भी होगा, सेम ही ग्राफ है दोनों में, ठीक है। अब एक चीज है, देखो इतना सब कुछ पढ़ा लेने के बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउ टू अप्रोच, मतलब इस लाइन ऑफ थॉट से हम पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने या ट्राई करें। हर क्वेश्चन में मैं बार बार इसी लाइन ऑफ थॉट पे काम करूंगा, ठीक है। आप इनको एक बार पढ़ लो, लिखना मत, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, घर पे लिख लेना आप इसको, ठीक है, पढ़ लो। हालांकि सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ, थोड़ा जोर से पढ़ो, राइट द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। हम हर क्वेश्चन में यही काम करें। सेकेंड देखो क्या है कि सर्च पीओसी मतलब उस पॉइंट को ढूंढो जहां पे आपको टेंजेंट बनाना है या जहां पे आपको नॉर्मल बनाना है। कोई क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ रहेगा, कोई क्वेश्चन में आपको आधा दिया हुआ रहेगा, और कोई क्वेश्चन में यही पूछा हुआ रहेगा, मतलब ये गायब रहेगा। तो अगर सपोज करो कि ये दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है। देखो सर्च पीओसी इफ गिवन देन फाइंड और एल्स एज्यूम इट टू बी px1 कमा y1, ठीक। मैं अगेन आपको बता देता हूं, 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक जिसमें ये पूरा दिया हुआ रहेगा, एक जिसमें ये आधा दिया हुआ रहेगा, और एक जिसमें ये पूरा गायब रहेगा, आपसे यही चीज पूछा हुआ रहेगा। तो अगर सपोज करो कि पूरा दिया है या आधा दिया है, तब तो ठीक है, समहाउ हम ढूंढ ही लेंगे उसको,
लेकिन अगर ये पूरा गायब है ना, तो आपको इमीडिएटली पीओसी को क्या मान लेना चाहिए बताओ, px1 y1। ठीक है, आगे देखो, अगर पीओसी के एज्यूम करने का नौबत आया, मतलब ये पार्शियली या फुल्ली गिवन नहीं था, उस केस में आपको इमीडिएटली क्या करना है कि सिंस वी नो कि पीओसी जो है वो फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इमीडिएटली आप ये px1 y1 जिसको आपने पीओसी एज्यूम किया है उसको फंक्शन के इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन 1 में डाल देना, और डाल के जो भी रिजल्ट मिले उसको इमीडिएटली क्या मान कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर 2। और अगर सपोज करोगे पीओसी आपने एज्यूम नहीं किए, तब ये वाला स्टेप करने का जरूरत नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में। थर्ड के बाद में फोर्थ आता है, देखो कि जो भी आपका फंक्शन था इक्वेशन 1 के अंदर में, उसको आप इमीडिएटली करो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से आप याद करो कि एक तो फंक्शन का इक्वेशन होता है, डिफरेंशिएट करने के बाद में फिर से हमको इक्वेशन ही मिलता है, वो इक्वेशन काम का होता है कि बेकार होता है, बेकार होता है, तो वो हो गया आपका बेकार इक्वेशन डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिलेगा। उसके अंदर में क्या करना है आपको बताओ, पीओसी डालना। फिर से 3 सिचुएशन हो सकता है, माइट बी के पीओसी आपको दिया हुआ था, माइट बी के पीओसी आपको आधा दिया था, बाकी आपने ढूंढ लिया, और हो सकता है कि पूरा ही पीओसी गायब था। तो अगर पूरा पीओसी गायब था ना, तो फिर यहां से भी आपको कोई ना कोई इक्वेशन जैसा ही कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको पीओसी पता था तो फिफ्थ स्टेप के बाद में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, वहां के बाद में देखो क्या है, ये स्टेप नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 सारे क्वेश्चन में सेम टू सेम रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। फिर क्वेश्चन के अंदर में डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको क्या करना है, देखो आफ्टर दिस एनालाइज द क्वेश्चन, मतलब आप पढ़िए कि क्या दिया है, क्या पूछा है, एंड यूज ब्रेन टू गेट द आंसर। टोटल आप ऐसा समझिए कि 5 या 6 अलग अलग टाइप का लैंग्वेज हो सकता है, और सारे लैंग्वेज का अप्रोच अलग अलग है, लेकिन हर क्वेश्चन में स्टेप नंबर 5 तक जो अप्रोच है हमारा वो क्या रहेगा, एक्जैक्टली सेम। एक बार मेरे को स्टेप्स फिर से बताओ। पहले स्टेप में क्या करोगे, गिवन फंक्शन को ही 1 मार्क कर लो, फिर क्या ढूंढोगे, पीओसी। मिल गया तो क्या करोगे, नहीं मिल गया तो कुछ नहीं करना है, सर्च पीओसी, इफ गिवन देन फाइन, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिला अगर सवाल में तो एज्यूम करना है, और एज्यूम अगर करना पड़ा आपको तो फिर क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 में डाल के एक और इक्वेशन बना के उसको 2 मार्क करके छोड़ दो, फिर पीओसी का कार्यक्रम खत्म। फिर क्या करना है आपको, फंक्शन को डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो काम का है कि बेकार है, वो बेकार है तो उसको इग्नोर मार दो। उसमें आप फिर क्या पुट कर दोगे बताओ, पीओसी। अब अगर पता था तो एग्जैक्टली स्लोप मिल जाएगा, और अगर आपने एज्यूम कर रखा था तो स्लोप का भी जो आंसर है वो आपको वेरिएबल के टर्म्स में मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या दिया है, क्या पूछा है, और अकॉर्डिंगली एनालाइज करके आगे फर्दर आप सॉल्व कीजिए उसको। ठीक है मेरे ख्याल में। चलिए बिगिन करते हैं। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं आपको सारा ही कराऊंगा जितना एग्जांपल्स में, लेकिन अगेन ऑर्डर को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले हम बिगिन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, पढ़िए इसको ध्यान से, देखना है यहां ध्यान से। सवाल है आपका कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x1, y1 where x1 is equals to 2 and y1 is greater than 0. What do you think? ये कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब स्लोप फुल स्लोप नहीं सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फुल्ली गिवन, पार्शियली गिवन, नॉट गिवन, पार्शियली गिवन। स्टार्ट करो, लिखो। सबसे पहले लिखो द फंक्शन इज 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू कितना, 145। इमीडिएटली मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्लोप आपको पार्शियली दिया हुआ, स्लोप नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं फिर से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पार्शियली दिया हुआ, तो लिखो लेट x1, y1 be the POC, let x1, y1 be the POC where x1 is equals to कितना है बताओ, 2। नीचे लिखो therefore POC किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, फंक्शन के इक्वेशन को। तो आप लिखेंगे 16 इंटू आई थिंक x1² प्लस 9 इंटू y1² इज इक्वल्स टू कितना, 145। इसको यहां पर छोड़ देंगे कि x1 पता है तो y1 ढूंढ सकते हैं, y1 ढूंढ सकते हैं, ढूंढो, डालो x1 की जगह पर 2 डालो, 16 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 2² प्लस 9 इंटू आई थिंक y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 145। दिस एम्प्लाइज 16 इंटू कितना 4 प्लस 9 इंटू आई थिंक y1² इक्वल्स टू 145। सही कह रहा हूं शायद। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64, और 145 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 9y1² इज इक्वल्स टू 81। यहां से y1² इक्वल्स टू कितना, 81 बाई या 9, तो कट के 9 ही आ जाएगा। वैसे रुको थोड़ा गलती हो गया, हाँ y1² होगा। अब यहां से बताओ कि y1² का आंसर कितना आया, 9 आया है, तो y1 का आंसर कितना आएगा, 3 या फिर -3, यहां +-3।
इन क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि y1 का वैल्यू कैसा लेना है, पॉजिटिव, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे बताओ, नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर अल्टीमेटली आपका y1 कैसा है बताओ, 3। क्लियर मेरे ख्याल में। अब जो पार्शियल पीओसी आपको दिया हुआ था, आप अपने मेहनत से अब आपने पूरा पीओसी ढूंढ लिया, नीचे डिक्लेयर कीजिए देयरफॉर पीओसी इज इक्वल्स टू कितना, 2,3, करेक्ट। अब आप वापस से इक्वेशन 1 से बिगिन कीजिए, फिर से जो भी कर्व का इक्वेशन था वो लिखिए। तो 16x² प्लस इक्वल्स टू 145। प्रोटोकॉल के हिसाब से अब मेरे को क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट करिए, dbs wrt x, सोचिए क्या हो जाएगा, 16 इंटू आई थिंक ट्वाइस x प्लस 9 इंटू क्या 2y dy dx इज इक्वल्स टू कितना, 0, करेक्ट। दिस एम्प्लाइज 18y टाइम्स ऑफ क्या dy dx इज इक्वल्स टू क्या बताओ, -32x। यहां से dy dx बताओ क्या आ जाएगा, -32x अपॉन 18y, ठीक है। और काटोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, -16x अपॉन 9y। ये जो आया है ये क्या है, कुछ काम का है कि बेकार इक्वेशन, बोलो जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बेकार इक्वेशन। ये आप लोग को इतना एग्जैक्टली ना दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये बेकार इक्वेशन, इसमें क्या डालने से ये काम का होगा बताओ, पीओसी। और पीओसी क्या था आपका, 2,3, डालो इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -16 इंटू एक्स का वैल्यू 2 और डिवाइडेड बाई 9 इंटू वाई का वैल्यू कितना, 3। सो दिस इज, कुछ सिंप्लीफाई तो होगा नहीं शायद, तो -32 अपॉन कितना, 27। ना कैन यू टेल मी कि ये क्या आया है, ये है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नहीं, x1 तो फिर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और हम हमेशा पॉइंट या वैल्यू डिफरेंशिएशन के बाद डालते हैं, पहले डालने से तो 0 हो जाएगा। डन मेरे ख्याल में यहां तक। अब 2 मिनट मेरे तरफ देखो, मुझे पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से कितना एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे। तो अगर एक आदमी का स्लोप पता चल गया एग्जैक्टली, तो दूसरे आदमी का स्लोप, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज दोनों करना पड़ेगा आपको। दूसरे आदमी का स्लोप, इसका रेसिप्रोकल और साथ साथ साइन चेंज। तो कैन यू टेल मी कि नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा अगर ये टेंजेंट का, 27/32। लिखो इस चीज को, देयरफॉर mt यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू -32/27 एंड mn यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू आई थिंक 27/32, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सारा रॉ मटेरियल रेडी हो गया हम लोग का। अब हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल। बोलो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो पहले एक बार कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट पे बात करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक y माइनस y1, वो क्या था आपका, पीओसी देख लो 2,3। सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 32/27 इंटू क्या x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, किसी का हो गया तो वैल्यूज बताते जाना। 27y माइनस 81 इज इक्वल्स टू -32x प्लस 64। 32x को यहाँ, 81 को वहां ले जाओ, तो आई थिंक 32x और बोलो प्लस 27y इज इक्वल्स टू 145। ये आपका एक आंसर। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर चाहिए तो वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो, पहले फॉर्मेट बताओ। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 27/32, स्लोप चेंज हो जाएगा, और x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 32y माइनस 96 इज इक्वल्स टू 27x माइनस 54। 2 मिनट एक बार बोर्ड पर देखो, एक चीज को थोड़ा और समझ के रखना। आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 टाइप में तो कन्वर्ट इसको करना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी कोशिश करना चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट है ना, वो जनरली हमेशा क्या रहे आपका पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट क्या रहे पॉजिटिव। अब यहां पर क्या है कि इसको इधर मूव करने से वो पॉजिटिव हो रहा था इस वाले इक्वेशन, लेकिन 27 को लेफ्ट में मूव करूं कि 32y को राइट में ले जाऊं, इसको राइट में ले जाऊं, है ना। और 96 का भी मेरे को लगता है कि उधर ले जाने से पॉजिटिव हो जाएगा, सबको आप उधर ही ले जाओ, क्या हो जाएगा बताओ, 0 इक्वल्स टू 27x प्लस 32y, सॉरी -32y, और बोलो,
और ये उधर जाके प्लस 96, तो 96 माइनस 54 42, ठीक है, तो प्लस 42 पलट के लिख दूं, तो दिस विल बी 27x माइनस 32y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं फिर। इसको देखो एक बार और बताओ कि पीओसी गिवन, नॉट गिवन, पार्शियली गिवन, कौन सा राइट मतलब कंडीशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, देखना नॉर्मल पूछा है, टेंजेंट नहीं पूछा, टू द कर्व दिस, ठीक है, एट द पॉइंट वेयर एब्सिसा इज 2। एब्सिसा कौन होता था? एक्स कोऑर्डिनेट। ये भी मतलब एक लिटरेचर है, आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा मतलब होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट ORDINATE उसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। लिखो सबसे पहले तो कर्व का इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो आप कि हियर x1 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको? 2, देयरफॉर x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 6y1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड रहता है कि x1 y1 जो है वो पीओसी ही है आप, ठीक है ना। आगे क्या हो जाएगा बताओ? x1 की जगह पर 2 बिठा दो, क्या होगा बोलो? 4 प्लस क्या 2y1 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6y1 और बोलो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, तो मेरे ख्याल में प्लस 8 माइनस 8 गया और हमारे पास बचा हुआ है 2y1 स्क्वायर और बताओ माइनस 6y1 और बोलो प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो सबको, क्या आएगा बताओ? आई थिंक y1 स्क्वायर माइनस 3y1 और बोलो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इंटू करने पे 2, ऐड करने पे 3, तो मेरे ख्याल में y1 माइनस 2 होल देंगे इंटू y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y1 का 2 आंसर आ रहा है कि y1 इक्वल्स टू 2 और या फिर y1 इज इक्वल्स टू 1। और इस बार ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है जिसके बेसिस पर मैं इनमें से किसी को रिजेक्ट कर सकूं, तो दोनों ही हमको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। और अब मेरे को लगता है कि y1 आ जाने के बाद में हमको पूरा पीओसी मिल गया। हमारे पीओसी का एक हाफ क्या होगा? 2 और दूसरा हाफ या तो 2 होगा या फिर क्या होगा? 1। तो आगे लिखो देयरफॉर पीओसी इज इक्वल्स टू 2,2 और क्या 2,1। इसके बाद क्या करना चाहिए हमको बताओ? डिफरेंशिएट। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, मेन इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलना चाहिए आई थिंक ट्वाइस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस y डिवाइड x माइनस 4 माइनस 6 डिवाइड x और प्लस 0 इक्वल टू 0। इन दोनों में डिवाइड dx है, बाकी में नहीं है, तो बाकी को पहले वहां भेज दो। ये वैसे हो जाएगा मेरे ख्याल में 4y और यहां से हो जाएगा माइनस 6 और डिवाइड dx को आप ले लो कॉमन, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, इसको और इसको हम उस साइड भेज रहे हैं तो इट विल बिकम 4 माइनस ट्वाइस एक्स। फर्दर इसके आगे दिस एम्प्लाइज डिवाइड dx इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में 4 और 2x में से 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 माइनस एक्स, नीचे इन लोग दोनों में से भी एक 2 कॉमन ले सकते हो तो 2y माइनस 3, ऐसा कुछ रहेगा। 2 कॉन, तो यहां से आपका डिवाइड dx जो है वो आया 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? ठीक है ना सबका? ये यार ये क्या है? ना ना ना, ये इसी चीज से बचना है। ये क्या है बताओ फिर से? बेकार इक्वेशन। ये क्या है बताओ फिर से? बेकार इक्वेशन। अब आपको पहले ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट और यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अलग नॉर्मल आएगा और इस पॉइंट पे अलग नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो आगे लिखो, नाउ फॉर पीओसी इज इक्वल्स टू 2,2, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो लिखना डिवाइड dx एट 2,2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 3 दिस इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 1
विच इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? मैं लिख रहा हूं, एक सेकेंड। जनरली -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए, ये आ गया है 0, तो -1 में क्या हो जाएगा बताओ? 0 विच इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। लिख लो ऐसे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। ठीक है मेरे ख्याल में, चलें आगे। लिखो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से, है ना। इसको हम चाहें तो वैसे इक्वेशन को लिख के बर्बाद भी कर सकते हैं, और बाकी एक शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है जिससे हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक, टेंजेंट का स्लोप अगर 0 हो गया तो इससे कैन यू टेल मी कि वो किससे पैरेलल होगा, किससे परपेंडिकुलर होगा, ऐसा वैसा कुछ रिकॉल करूं। आपके उस पॉइंट्स में ही लिखा हुआ है ऐसा कि स्लोप अगर 0 हो जाए तो वो लाइन एक्स एक्सिस से क्या हो जाता है? पैरेलल। और स्लोप अगर नॉट डिफाइंड हो जाए तो वो लाइन वाई एक्सिस से क्या हो जाता है? पैरेलल। एंड डू यू रिमेंबर कि वाई एक्सिस से पैरेलल लाइंस का इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता था? रिकॉल करो, मैं दिखा देता हूं, पहले थोड़ा बोल लेता हूं वापस। किसी चीज का स्लोप अगर 0 हो जाए तो पिछले क्लास हमने डिस्कस किया था कि वो लाइन एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलल। और किसी चीज का स्लोप अगर नॉट डिफाइंड हो जाए तो वो लाइन वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलल। और वाई एक्सिस से पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन का फॉर्मेट था x इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा आप कॉपी में भी खोल के वैसे देख सकते हैं, बाकी मैं भी आपको दिखा सकता हूं। एक तो ये देखो आप, लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस तो थीटा 90 डिग्री और स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? नॉट डिफाइंड। फिर पीछे चलोगे तो लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उस केस में थीटा 0 और स्लोप क्या हो जाएगा इसका? 0। और पीछे चलोगे इक्वेशन के फॉर्मेट के हिसाब से तो देखो यहां पे कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जो भी होता है उसका इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है? x इक्वल्स टू कांस्टेंट। और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो भी होता है उसके इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है? y इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आप आ जाओ अपने सवाल पे। तो अपना सवाल में इतना सब ड्रामा करने के बाद में हमको क्या पता चला कि जो मेरा नॉर्मल है ना, सिंस उसका स्लोप मेरे को क्या मिल रहा है बताओ? नॉट डिफाइंड। तो आई कैन कंक्लूड कि ये नॉर्मल पक्का पक्का y एक्सिस से पैरेलल है और x एक्सिस से क्या है? ये परपेंडिकुलर है। बाकी इसको पास कहां से करना है? 2, 2 से। पास कहां से करना है बताओ? 2, 2 से। और y एक्सिस के पैरेलल दुनिया का जितना लाइन होता है सबका इक्वेशन कौन से फॉर्मेट का होता है? x इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उसका x क्या होना चाहिए? 2। तो देयरफॉर बाय लॉजिक आई कैन से कि मेरे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 2। फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा? एक बार फिर बोल देता हूं, देखो ध्यान से। नॉट डिफाइंड है इसलिए किससे पैरेलल होना चाहिए? y एक्सिस से। y एक्सिस से पैरेलल जो जो होगा उसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए? x इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका x कितना होना चाहिए? 2। तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? x इक्वल्स टू 2। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखो इसके नीचे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, 2 is x equals to 2. At 2, 2 is x equals to 2. ठीक है, कंप्लीट कि आधा हुआ है, अभी आधा हुआ है। एक पीओसी और बाकी था हमारे पास में। दूसरा पीओसी क्या था हमारा? 2, 1। तो लिखो नाउ फॉर पीओसी इक्वल्स टू 2, 1। सो dy dx एट 2, 1 इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में इस बार भी 2 - x है ना, तो 2 - 2 ही रहेगा किसे, और डिवाइडेड बाय 2 × 1 - 3। तो दिस इज इक्वल्स टू फिर से 0/-1, 0 ही रहेगा। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर mt इज इक्वल्स टू 0। Therefore, slope of normal is equals to -1/mt, that is equals to -1/0, that is equals to not defined। और आगे लिखना therefore सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल एट 2,1 इज x इज इक्वल टू 2 ही रहे, इज x इक्वल टू 2। ठीक है, देखना ध्यान से। अब मैं एक चीज को ऐसे एड्रेस करूंगा कि सेम ही लाइन, जैसे इसमें भी नॉर्मल का इक्वेशन क्या मिला मेरे को x इक्वल्स टू 2, इसमें भी नॉर्मल का इक्वेशन क्या मिला मेरे को x इक्वल्स टू 2। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सेम लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल कैसे हो सकता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मैनुअली सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आता है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी मैं आपको एक चीज दे देता हूँ जो क्लास 10 से थोड़ा सा डिफरेंट है, कि सेम लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट की तरह या नॉर्मल की तरह एक्ट कर सकता है। कैसे, देखो यहाँ सपोज करूं कि ऐसा कुछ x एक्सिस y एक्सिस है आपका, ठीक है ना, और मान लो कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा, ठीक। और सपोज करूं कि आपके पास में कोई इस टाइप का लाइन है, ध्यान से सोचो, एग्जैक्टली तो शायद बन गया। चलो अब आप इसको देखो कि ये सेम लाइन इस कर्व को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है बताओ। तो इस पॉइंट का टेंजेंट कोई बच्चा ढूंढेगा तो उसको भी येलो लाइन का ही इक्वेशन मिलेगा, इस पॉइंट पर भी कोई बच्चा अगर टेंजेंट ढूंढेगा तो उसको भी येलो लाइन का ही टेंजेंट मिलेगा। इसी तरीके से कभी कभार कर्व ऐसे ट्विस्टेड रहता है ना कि दो अलग अलग पॉइंट पे जब आप नॉर्मल ढूंढोगे तो दोनों जगह पे आपको सेम नॉर्मल मिलेगा। दिस इज पॉसिबल। क्लास 10 तक ये सब एस्पेक्ट नहीं होता क्योंकि हम सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, तो अगर वो एक जगह पे टच कर रहा है तो बाकी कहीं टच कर ही नहीं सकता। बट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग फॉर सर्कल, वी आर टॉकिंग फॉर एनी कर्व। तो एनी कर्व में कर्व का शेप ऐसा भी हो सकता है, एंड द सेम लाइन कैन एक्ट एज टेंजेंट हियर आल्सो एज वेल एज हियर आल्सो। आया बात समझ। इवन ऐसा भी हो सकता है कि द सेम लाइन माइट बी कटिंग द कर्व एट सम अदर पॉइंट, मतलब आप उसको टेंजेंट बोल रहे हो लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, आप उसको फिर से टेंजेंट बोल रहे हो लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, लेकिन आगे चल के किसी एक पॉइंट पे वो उसको काट भी रहा हो, लेकिन इस पॉइंट से हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो बस कहानी का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस पॉइंट पर और इसी पॉइंट पे दे रहे हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार। दो क्वेश्चन किया हमने, मुझे एक बार प्रोटोकॉल आप रिमाइंड कराओ कि प्रोटोकॉल क्या रहेगा हमारा। सबसे पहले फंक्शन को इक्वेशन 1, फिर सर्च फॉर पीओसी, इट माइट बी गिवन फुल्ली, इट माइट बी गिवन पार्शियली, इट मे नॉट बी गिवन। नॉट गिवन का क्वेश्चन हमने अभी तक फेस नहीं किया, आगे चल के वो भी फेस करेंगे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, पार्शियली गिवन की कैटेगरी। जब भी पीओसी आपको पार्शियली दिया हुआ हो तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, जो अदर हाफ है पीओसी का, जैसे यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को, तो पीओसी का कौन सा हाफ गायब है यहाँ से, वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट सर्च करना चाहिए। कैसे, मेन इक्वेशन को x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, उसमें डालो, सॉल्व करूं तो आपको सेकंड हाफ मिल जाएगा। जब आपको फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों मिल गया तो मतलब क्या मिल गया, पीओसी मिल गया। पीओसी मिल गया फिर क्या करोगे, मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या होगा, dy dx आएगा, वो आपके लिए क्या है, बेकार इक्वेशन। उसमें क्या डालोगे, पीओसी, पूरा पीओसी डाल देना है। उसमें डालने के बाद में क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर टेंजेंट का ही इक्वेशन पूछा है तो आपके पास में पीओसी है, आपके पास में स्लोप है, ढूंढ लीजिए। और यदि आपको नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है तो टेंजेंट के स्लोप से काम होगा कि आपको नॉर्मल का स्लोप अलग से निकालना पड़ेगा, नॉर्मल का स्लोप आपको अलग से निकालना पड़ेगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट करके, और वहां से फिर आप नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ थोड़ा वेरिएबल में है तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है इसका। ठीक है, आओ करते हैं, लिखो सॉल्यूशन। जो कर्व आपको दे रखा है वह है ay² इज इक्वल्स टू x3, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पीओसी के x1 वाले पार्ट का आंसर है am²। ठीक है, फिर लिखो वी नो कि x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या हो जाएगा बताओ, ay1² इज इक्वल्स टू x1 का क्यूब, और x1 पता है तो बिठा दो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ay1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, a³ और बोलो m⁻⁶। करेक्ट, एक a शायद काट सकते हो यहां से, a² आ जाएगा। सो y1² इज इक्वल्स टू a² m⁻⁶। यहां से y1 क्या आएगा बताओ, y1 का दो आंसर आना चाहिए, ±√a² m⁻⁶। दिस इंप्लाइज y1 का एक आंसर होगा am³ और दूसरा आंसर होगा y1 का कि -am³।
ठीक है। देयरफॉर दो पीओसी मिलेगा आपको यहां से, पीओसी इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब और दूसरा ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस ए एम क्यूब। आगे पीओसी आने के बाद में dy dx निकालना है आपको, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब dbs, यहां से आपको मिलना चाहिए a इंटू 2y dy dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यहां से dy dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक सबका सेम ही आया। इसके बाद क्या करना है, ये क्या है वैसे आपके हिसाब से, बेकार इक्वेशन, करेक्ट। अब क्या करना चाहिए बताओ, फॉर पीओसी इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर और दूसरा पार्ट क्या था, ए एम क्यूब, इसको बिठाओ आप और देखो कि आपका dy dx क्या आ रहा है, dy dx एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay, 2a ए एम क्यूब। सॉल्व करने पे आई थिंक कितना 3a स्क्वायर m टू द पावर 4, नीचे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर m क्यूब, a स्क्वायर गया, m क्यूब m पावर 4 गया m, सो इट इज 3m/2। ये क्या मिला हमको बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस नॉर्मल चाहिए कि टेंजेंट चाहिए, अच्छा चलो और थोड़ा बकवास करना होगा फिर, यहां से बोल दो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 3m/2, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव तो -2/3m, ठीक है। लेकिन ना इसके आगे इक्वेशन होना चाहिए y माइनस ए एम क्यूब इज इक्वल्स टू -2/am क्यूब, मतलब y माइनस y1 कर रहा हूं, ठीक है। तो -2/3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर शायद, ठीक है। इस 3m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और -2 को अंदर ले चलो, तो आपको मिलना चाहिए 3my माइनस ए एम टू द पावर 4, अच्छा 3am टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। अभी 2x को यहां ले आओ और इसको वहां ले जाओ, तो आपको मिलेगा शायद से क्या 2x प्लस 3my इज इक्वल्स टू 3am पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। ऐसे छोड़ सकते हो, ये चाहो तो RHS में से थोड़ा कॉमन ले सकते हो, आई थिंक am स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बताओ 3 प्लस या 3m प्लस क्या स्क्वायर आएगा ना, 3m स्क्वायर प्लस 2 और लेफ्ट में तो वही रहेगा 2x प्लस 3my, ठीक है। ये आपके एक पीओसी के लिए हुआ और दूसरे पीओसी के लिए भी करना है। मैं सेम में ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से कॉपी करना। इस बार पीओसी में ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो -am क्यूब, ठीक है। इसके चक्कर में यहां नेगेटिव आ जाएगा एक शायद, -am क्यूब, इसके चक्कर में बाहर माइनस साइन और इसी में एक माइनस साइन आ जाएगा और उसके चक्कर में ये नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा 2/3m। अब यहां पर एक माइनस साइन हम छोड़ सकते हैं, बाकी मैं मिटा ही देता हूं। So this implies y minus am cube is a, अच्छा हाँ यार बहुत मेहनत करवाएगा ये, y माइनस ऑफ माइनस am क्यूब से बिगिन करना चाहिए था हमको, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा प्लस दिस इज इक्वल्स टू
एक स्टेप और ऐसे लिख देता हूँ, 2/3m इंटू एक्स माइनस एम स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3my प्लस 3am पावर 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस 2am स्क्वायर। इस बार y को वहां ले जाओ और 2am स्क्वायर को यहां ले आओ, तो 3am पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3my। उल्टा करके लिख दूं तो 2x माइनस 3my इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से वापस है आप am स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा आपके पास में क्या 3m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो फिर तब आज यहीं रुक जाएंगे एक बार।